हाय स्टूडेंट, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे हाउ इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से जो रेट निकलता है उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो कहते ही है, साथ ही इसे कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो चाहे आपको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पूछे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछे, इवन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पूछे, तो भी आपका आंसर क्या होगा? सेम ही, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप में आप डेफिनेशन देंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। फिर आप सेकंड डेफिनेशन एक और ऐड करेंगे, दैट विल बी ऑफ इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी। तो द रेट विच कॉरस्पॉन्ड्स टू इक्वालिटी ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट। जो डिटरमाइंड होता है डिमांड एंड सप्लाई से, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम रेट जिस पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी। फिर आपने जिन टूल्स को यूज किया है, थर्ड स्टेप में आप उसको समझाएंगे। हमारे टूल्स है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अब इसको समझाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए। हमारे देश में तो रुपया चलता है, हमारे सारे ट्रांजैक्शन यहाँ इंडिया में रुपए से हो जाते हैं, फिर भी हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नंबर 1, हम बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। हम हर चीज खुद नहीं बनाते, कई चीजें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी आती है, आईफोन्स आते हैं, ये चीजें बाहर से इंपोर्ट होती है। तो इसकी जब ये इंपोर्ट हुए, इसकी पेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि वो पेमेंट रुपए में तो लेंगे नहीं, उनके देश में चलता है डॉलर। तो फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, आप अब्रॉड घूमने गए, आप दुबई गए, आप यूएसए गए, कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपको उस देश की करेंसी चाहिए वहां खर्चा करने के लिए, शॉपिंग करनी है, खाना पीना है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट परचेजेस बाय आवर रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे रेजिडेंट जब बाहर जाके खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेजेस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट परचेजेस कौन कर रहा है? आपके रेजिडेंट। कहाँ? इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट इसके जैसा ही, स्पेक्यूलेटिव परचेज। स्पेक्यूलेटिव परचेज होती है जैसे आप शेयर्स में करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या आप फॉरेन करेंसी में ही कर लेते हैं कि रेट बढ़ेगा मैं बेच दूंगी, और शेयर्स खरीद लेते हैं कि रेट बढ़ेगा मैं इसको बेच दूंगी जब इसका शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। स्पेक्यूलेटिव परचेज बाय आवर रेजिडेंट, कहाँ? इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, आपने बाहर कोई कंपनी खोलनी है, टाटा है, अंबानी है, इनकी बाहर भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट उस देश में जाके किस करेंसी में होगी? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में। तो इन्वेस्टमेंट्स बाय आवर रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीनों पॉइंट एक ही फॉर्मेट पे हैं, डायरेक्ट परचेज, स्पेक्यूलेटिव परचेज, इन्वेस्टमेंट बाय आवर रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चौथा पॉइंट, आपका जो बाहर बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, अब उनके पेरेंट्स जब यहाँ से उन्हें पैसे भेजते हैं, या आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं आपने उनको पैसा भेजना है, तो रेमिटेंसेस होते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ट्रांसफर फॉर फ्री, जो आप यहाँ से अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बाहर पैसा भेजते हैं। तो रेमिटेंसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने अपने बच्चे को बाहर फीस भेजनी है, किस में जाएगी? फॉरेन करेंसी में। तो रेमिटेंसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए हमें डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की। अगर हमारे देश ने बाहर के देश से कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट भी किस में होगी? डॉलर में। तो रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं आपके डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के। सबसे पहला पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, फिर डायरेक्ट परचेज, स्पेक्यूलेटिव परचेज, इन्वेस्टमेंट बाय आवर रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेमिटेंसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड लास्ट आपका आता है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। आपने डिमांड को बता दिया, उसके कंपोनेंट्स बता दिए, अब आप डिमांड का रिलेशन बताएंगे। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसको आपने समझाना है।
तो रिलेशन आपको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब रेट बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, रेट कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्मली बाकी चीजों के साथ होता है कि कोई भी चीज महंगी होती है हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। डिमांड कंप्लीट हो गया, अब आपका नेक्स्ट आएगा सप्लाई। तो कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगी कैसे? डिमांड आपको चाहिए, सप्लाई आपको बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगी। तो सप्लाई उल्टा कर दीजिए, वहां पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट था, जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से पैसा आएगा जिसको बोला जाता है एक्सपोर्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट रिसिप्ट, आपने गुड्स को सर्विस को एक्सपोर्ट किया, बाहर से उसकी पेमेंट आई, तो दिस इज नोन एज सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड आपका था डायरेक्ट परचेज, फिर आपका स्पेक्यूलेटिव परचेज, इन्वेस्टमेंट। पहले कर रहे थे आर रेजिडेंट, अब उनके रेजिडेंट। तो डायरेक्ट परचेज, स्पेक्यूलेटिव परचेज, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री। अब वो आपके देश में आके शॉपिंग कर रहे हैं, वो आपके देश में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके देश में स्पेक्यूलेटिव परचेज कर रहे हैं, तो आपके देश में पैसा बाहर से आएगा, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। रेमिटेंसेज, वहां टू अब्रॉड थे, अब आपके देश में पैसा आएगा, अब बच्चा या वहां के रिलेटिव्स जो है आपके आपको पैसे भेज रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा रेमिटेंसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर लास्ट रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स कब होगी? जब आपने बोरोइंग की होगी। तो बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने पैसा बोरो किया, आपके देश में पैसा आया, जो भी पैसा देश में इनफ्लो आ रहा है वो सप्लाई का कंपोनेंट है, जब आपने भेजना है तो डिमांड का कंपोनेंट रहेगा। फिर आप बताएंगे इसका रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, जितना रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगा सप्लाई ज्यादा होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा सप्लाई कम होगी। तो पहले आपने क्या दी? दो डेफिनेशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन क्या होता है, कैसे होता है, फिर इक्विलिब्रियम रेट की जो इक्वालिटी पे कॉरेस्पॉन्ड करता है डिमांड एंड सप्लाई की, फिर आपने डिमांड के कंपोनेंट्स को बताया, उसका नेगेटिव रिलेशन बताया 2 लाइनों में, फिर सप्लाई के कंपोनेंट्स बताए, उसके रिलेशन को बताया। अब नेक्स्ट जो है आप इसे बताएंगे एक्चुअली इसकी वर्किंग के लिए डिटरमाइन कैसे होता है। तो आपने एक एक्सेस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे आपकी लेबलिंग आएगी रेट, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी विच गोज फॉर बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड कर्व इसका कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग एज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, एंड सप्लाई कर्व होता है इसका अपवर्ड स्लोपिंग एज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो ये आपका कर्व बन गया। अब आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम रेट इज द रेट विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू इक्वालिटी। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और इस पे जो रेट आया है वो इक्विलिब्रियम रेट OR है और क्वांटिटी क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं? बहुत सिंपल है, जैसे आपने कर्व बनाया वैसे ही थ्योरी लिखिए। इनिशियली D इज द डिमांड कर्व, S इज द सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, E इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पे OR इज इक्विलिब्रियम रेट एंड OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पहले तो इतना ही है। अब अगर रेट इज अबव इक्विलिब्रियम, इफ द रेट इज अबव इक्विलिब्रियम, आपके पास क्या सिचुएशन आ जाएगी? एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई आगे है, सप्लाई की वैल्यू ज्यादा है, डिमांड की कम है, आप इसे क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई इमर्जेस इन द मार्केट। जब भी एक्सेस सप्लाई होगी रेट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि डिमांड उतनी है नहीं, तो आपको डिमांड को बूस्ट करने के लिए रेट को कम करना पड़ेगा। तो एक्सेस सप्लाई में रेट क्या हो जाएगा? कम। जब किसी भी चीज का रेट कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा एक्सटेंशन, क्वांटिटी सप्लाई में आएगा कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप इन एरो से शो कर सकते हैं। ये हो रहा है एक्सटेंशन, ये पीछे आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, और ये कब तक चलेगा? टिल इक्विलिब्रियम रेट OR इज रीअटेन्ड। ऑपोजिट टू दिस, इफ द रेट इज बिलो इक्विलिब्रियम R2, तो आपकी क्या सिचुएशन आ जाएगी?
अब आपका डी आगे दिख रहा है, तो आपकी सिचुएशन आएगी एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड में डिमांड बहुत ज्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या किया जाएगा, रेट को बढ़ा दिया जाएगा। ये आपको कर्व से भी दिखता है, यहाँ रेट कम हो रहा है इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, यहाँ रेट बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो डिमांड में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई में एक्सटेंशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिलेशन की वजह से ये आप ऐसे शो करेंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, टिल इक्विलिब्रियम रेट OR री-अटेन्ड। बस आपने इतना करना है, सबसे पहले डेफिनेशन दी, फिर डिमांड को समझाया, कंपोनेंट और रिलेशन, फिर सप्लाई के कंपोनेंट और रिलेशन, फिर आपने कर्व बना के उसे एक्सप्लेन कर दिया। 4 to 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोट रेट ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू सो मच।